अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वान्या आज फिर कॉलेज से काफी लेट हो चुकी थी क्योंकि घर में नाश्ता बनाकर अब्बा को वक्त पर दवाइयां देते उसे इतनी देर लग ही जाती थी। अपने अब्बा के आगे वान्या को कुछ दिखाई नहीं देता था और उसका बस चलता तो कॉलेज से छुट्टी करके सारा दिन उनकी खिदमत में लगा देती। ऊपर से आज कॉलेज की बस भी निकल गई। वो पैदल ही चलकर यहाँ तक का सफर करना पड़ा। मिस वानिया, आपका ऑफिस आपका अपना कॉलेज नहीं है जहाँ आप अपनी मर्जी से आए और जाएं। कोमल ने अपनी दोस्त की घबराई सूरत को देखा तो मामला समझ गई। अब्बा की तबीयत की खराबी की वजह से वानिया पहले ही परेशान थी और सर की अदालत में खड़े होने से घबरा गई। सर, वानिया की तबीयत खराब थी इसलिए वो जरा लेट हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के दुख सुख को समझती थी। वैसे भी वानिया अपने अब्बा के एक्सीडेंट के बाद काफी खामोश रहने लगी थी। मिस कोमल, क्या मैंने आपसे सवाल किया है? सर, सवाल आपने मुझसे किया है और मेरा भी यही जवाब है कि मेरी तबीयत खराब थी, वरना मैं कभी भी कॉलेज लेट नहीं पहुंचती। कॉलेज में नई नई भर्ती हुई थी, तभी अपना रोब जमा कर स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में थे। वानिया को उनका यूं झुककर सवाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत कीजिए। शुक्र है आज इस खड़ूस सर से बच गए, वरना मुझे नहीं लगता था कि ये तुम्हें क्लास में दाखिल भी होने देगा। न जाने किस बात का रोब जमा रहे हैं। कोमल के गले में जैसे सेंसर फिट थे, तभी जल्दी से कोहनी मारकर वानिया को चुप करवाना पड़ा। श्श, वो अब तुम्हारी आवाज ना निकले वरना सर हमें यकीनन क्लास से बाहर निकाल देंगे। दोनों खामोशी से क्लास ले रही थीं और कुछ ही देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो कोमल जल्दी से उसकी तरफ मिली। मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर लिया है। आज शाम को तुम मेरे साथ चलना। यकीनन वो लोग तुम्हें कुछ फंड भी दे देंगे। वानिया के चेहरे पर चमक उभरी। अगर चंद पैसे वाकई आ जाएं तो कम से कम उनका ऑपरेशन आसानी से हो जाएगा और फिर से शायद पैरों पर चलने लगेंगे। तुम सच कह रही हो ना? ये कोई मजाक तो नहीं है? कोमल ने नफी में सर हिलाया, क्योंकि ऐसा बेहुदा मजाक करके किसी के जज्बात के साथ कैसे खेल सकती थी। वो खुद भी कुछ महीने पहले ऐसे ही रोजगार की तलाश में दर दर भटक रही थी। तुम्हें पता है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ, मुझे पता है। बस तुम शाम को मेरे साथ चलना, हम जाकर वहां बात कराएंगे। वैसे तुम्हें अंकल के लिए अगर किसी की जरूरत होगी तो मैं भाई को अंकल के पास छोड़ जाऊंगी। कोमल खुद भी यतीम थी। घर के मसाइल सारे उसे ही संभालने पड़ते थे। सुबह कॉलेज के बाद शाम को नौकरी और रात को ट्यूशन पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। पाई पाई जमा करके वो अपनी तालीम के अखराजात चला रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो दोनों वहां से रिक्शा पकड़ती काम के लिए निकल चुकी थी। शाह इंडस्ट्री की बुलंदो बाला इमारत को देखकर उसने उम्मीद छोड़ दी कि यहाँ उसे नौकरी भी मिल सकती है। क्या तुम इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करती हो? अभी तो तुम्हारी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हुई। क्या वो मुझे नौकरी पर रख लेंगे? रिसेप्शन पर हम जैसी लड़कियों का गुजारा चल जाता है। हाथ खींचकर वो उसे अंदर ले गई। वहां जाकर मालूम पड़ा कि आज ऑफिस के सारे इंटरव्यूज जावियार शाह को खुद कंडक्ट करेंगे। देखो, तुमने घबराना नहीं है। बस कॉन्फिडेंस से वो जितना सवाल करें उतना ही जवाब देना। वानिया जैसे ही अंदर गई, जावियर शाह उसकी शक्ल देखकर काफी मबहूत रहा। जिंदगी में पहली बार वो इतना खूबसूरत चेहरा देख रहा था। मिस वानिया, तो क्या आप अपनी खूबसूरती का राज बताना चाहेंगी? जी। उसके छिजोरेपन पर वो दांत पीस कर रह गई। अगर इस नौकरी की उसे अशद जरूरत ना होती तो कभी भी ऐसा लहजा बर्दाश्त ना करती। उसके अब्बा कहा करते थे कि किसी जगह से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि वहां रहकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। और वानिया ने भी यही इरादा किया। मतलब यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है। आपको क्यों लगता है कि हम आपको नौकरी पर रख लेंगे? सर, जिस नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया है, इस नौकरी को हासिल करने की मेरे अंदर काबिलियत मौजूद है। मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकती हूँ, इनकी बात का दो टूक जवाब देना भी जानती हूँ। इंटरेस्टिंग। तो मिस वानिया, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब मुझे तो आपकी खूबसूरती एक नज़र में भा गई है, लेकिन आपका क्या ख्याल है?
सर मैं यहाँ ऐसी गुफ्तगू करने के लिए नहीं आई और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। अगर आप मुझसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे आइंदा ऐसी गुफ्तगू करूंगी तो बेहतर है कि मुझे नौकरी पर मत रखिएगा। जावियर शाह हंस दिया था। उसे लगा कि नई लड़की है इसलिए शुरू शुरू में ऐसे नखरे दिखा रही है, बहुत जल्द वो भी लाइन पर आ जाएगी। जावियर शाह उसे नीचे झुकता देखना चाहता था। वक्त की रफ्तार साथ ना दे तो वानिया का लहजा बदला था और न ही उसके अंदाज, बल्कि वो अक्सर जावियर शाह को दो लफ्जों में टोक दिया करती थी। अपनी इज्जत से बढ़कर उसे ये नौकरी नहीं प्यारी थी। इतवार के दिन वो मशीन लगाकर घर के सारे कपड़े धोने में मसरूफ थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कुछ मुअज़्ज़ज़ अमीर लोगों को देखकर वो पहचान न पाई कि आखिर वो उसके दर पर क्यों आए हैं। आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? इस शाह साहब पहले ही गुस्से से भरे पड़े थे। लड़की को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। हम जावियार शाह के पेरेंट्स हैं, यहाँ आपके वालिद से बात करने आए हैं। वो मुंह खोलकर उन दोनों को देखने लगी, लेकिन मिसेज शाह उसे धक्का देकर साइड पर कर चुकी थी और खुद अंदर दाखिल हो गई। मजीद उन्होंने गर्मी में खड़े रहने का कोई इरादा नहीं था। ऊपर से तंग गलियों में अजीब किस्म की बदबू आती थी। देखें बहन, बहुत माजरत, मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। शाह खानदान के इकलौते और जिद्दी सपूत के लिए अपनी शान से नीचे गरीबों में शादी करने को तैयार कर, लेकिन यहाँ आकर तो इल्म हुआ कि लड़की के वालिदैन इस बात के लिए राजी ही नहीं है। शाह खानदान की इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी? वानिया की समातों पर ये अल्फाज गरां गुजरे थे। मेज पर खाने के लवाजमात वैसे के वैसे पड़े थे, शायद किसी ने छूना भी मुनासिब नहीं समझा। ब्रांडेड चीजों के शौकीन लोग आम दुकानों के खाने कैसे खा सकते हैं? उन्हें तो खदशा ही रहेगा कि पेट ही ना खराब हो जाए। आप शायद हमारी हैसियत से वाकिफ नहीं है, इसलिए आपने इनकार कर दिया। शाह खानदान के सपूत को इनकार करने की किसी के पास क्या ही वजह हो सकती है? फिर भी मैं जानना चाहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है जो शाह खानदान का बेटा आपको अपनी फर्जंदी में लेने में दिक्कत पेश आ रही है? आप जानते हैं कि हमसे रिश्ता जोड़कर आपकी हैसियत में क्या तब्दीली आएगी? जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती। आप चिराग लेकर भी ढूंढे तो आपको ऐसा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। सवाल था कि पूरा तंज अपने बेटे के शियाने शान पूछा गया था। मैं वाकई जानना चाहते थे कि उनके बेटे को रिजेक्ट करने के मुकाबिल के पास क्या ठोस वजह थी। ऐसे गरीब लोगों की नाक बहुत ऊंची होती है, तभी शायद वो कभी अमीरी तक पहुंच ही नहीं पाते। मिसिस शाह ने नाक चढ़ाई और ये जताने की कोशिश की कि ऐसे गरीब घरों में रहने की आदि नहीं है। देखिए, आपका आना हमारे लिए खुशी है, लेकिन अभी हमारे साथ शादी अभी पड़ रही है। मैं अभी फिलहाल कहीं भी इसकी निस्बत तय नहीं करना चाहता, और वैसे भी बेटियों का रिश्ता करते वक्त मालो दौलत से ज्यादा हसब नसब देखा जाता है। इस सब के लिए न मैं और न वानिया और कोई भी तैयार नहीं है। उन्होंने सादा से अंदाज में तंज का जवाब दिया। वो बहुत ज्यादा मजाज आदमी थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी से गुजारी थी। ये मालो दौलत और शोहरत उन्हें मुतासिर नहीं कर सकती थी। ऐसे घमंडी लोगों में वो भला अपनी नाजुक फूलों जैसी बेटी को कैसे सौंप देते? मुझे पता ही था आपके पास ऐसी ही कोई वजह होगी, और वानिया से तो आपने पूछा ही नहीं। क्या पता वो ज़हनी तौर पर तैयार हो, शायद आपको उसकी रजामंदी के बारे में इल्म ना हो, और वैसे भी वो ऐसा ही चाहती होगी। अगली बात फिर तंज लिए हुए थी। वहां उनका बेटा उस लड़की के लिए पागल हुआ जा रहा था, और ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। जरूर इस लड़की ने भी उन्हें अदाएं दिखाई होंगी। टिपिकल मिडिल क्लास घर की लड़कियां यही करने तो बड़े बड़े ऑफिस और इदारों में जाती हैं। उस शख्स ने उनके बेटे को कबूल करने से इनकार किया था, वो कैसे बख्श देते? और ये बात उन्होंने अपनी अना पर ले ली थी, इसलिए जो मुंह में आया वो बोले जा रहे थे। दरवाजे पर खड़ी वानिया के दिल पर उनके अल्फाज लगे थे। किसी के किरदार पर बात कर देना कितना आसान होता है। वो लोग यहाँ रिश्ता लेने आए थे और बात बे बात तस्लील किए जा रहे थे।
وہ اس सब में ख्वामखा मुजरिम बन रही थी। औरत की गवाही को कौहां सच माना जाता है। हमें अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। अगर आपको कुछ और भी दिल की भड़ास निकालनी है तो भाई साहब आप कह सकते हैं। हम उन लोगों में से नहीं कि कसूर किसी का भी हो वो अपनी बेटी को सजावार कहलाएं। चलो बेगम, इनके घर से मालूम हो ही रहा है कि इन्होंने अपनी बेटी की वैसी तरबियत की होगी। हमारे शाह खानदान को ऐसी फसादी औरतें पसंद नहीं। कहते साथ ही वो खड़े हो गए और शाह बेगम तो इसी की मुंतजिर थी। फौरन नशिस्त छोड़ दी। दिली दिल में मुस्कुराई कि वो बगैर बुरे बने भी अपना काम करवा चुकी थी। उन दोनों के उठने पर यूसुफ साहब भी खड़े हो गए। नहायत तहम्मुल का मुजाहिरा किया। आइंदा किसी के दरवाजे पर बेटी लेने के लिए दस्तक दें तो अपने आप को जरा झुका कर रखिएगा। ऐसे अकड़ कर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं। हाथ उठाकर शाह साहब ने उनके अल्फाज वहीं रोक दिए। वानिया के दिल को तसल्ली मिली। उसे पहले ही अपने बाप को सब कुछ बता देना चाहिए था, तो आज ये नौबत ना आती। एक बात याद रखिएगा मिस मेरी यूसुफ साहब, आप बहुत पछताने वाले हैं। लहजा सपाट और अल्फाज पुरजोर थे। खुशबख्ती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, इसलिए पहले ही दस्तक में दरवाजा खोलकर खुश आमदीद कहना चाहिए, वरना किस्मत के दरवाजे में जंग लग जाता है। बगैर उनकी बात का जवाब दिए वो अपनी व्हील चेयर को घुमाकर अंदर की जानिब आ गए थे। दरवाजे के पीछे छुपी उनकी लाडली बेटी भी बाहर निकल आई। वानिया को देखकर उन्होंने बस अफसरदगी से निगाहें फेर लीं। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन आपकी हालत ऐसी नहीं कि मैं आपको मजीद तकलीफ दूं। बेटियां कब से वालिद को तकलीफ देने लगी? क्या मैंने तुम्हारी तबीयत ऐसी की थी कि तुम खुद को बेबस और लाचार महसूस करो? यह तालीम सिर्फ हमें कागज का टुकड़ा नहीं देती, बल्कि कॉन्फिडेंस और खुद मुख्तार भी बनाती है। जमाने में चलने का ढंग भी सिखाती है। उन्होंने हमेशा से उसे कॉन्फिडेंट और बाहिम्मत बनाया था, अगर ऐसे आदमी से डर कर बैठने वालों में से नहीं थी। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले ही इस आदमी के बारे में आपको बता देना चाहिए था। अब भी कोई देर नहीं हुई। तुम बताना चाहो तो बता सकती हो। तुम्हारा बाप टांगों से अपाहज जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं कि अपनी बेटी की हिफाजत न कर सके। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वो इंसान मुझे पहली नजर में खास अच्छा नहीं लगा था, और अब तो उसने हद ही कर दी है। शाह साहब घर आए तो गुस्से से भरे पड़े थे। जावियार को उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इनकार कर देंगे। अब तो सीधे तरीके से उसने घर में प्रपोजल ही भेजा था। अगर उसके इरादे गलत होते तो वो शादी का पैगाम क्यों भेजता? लो, तुम्हारे लाडले साहबजादे यहाँ हमारे इंतजार में बैठे हैं, जैसे मुंह मीठा करवाना हो। उन लोगों ने हमें खड़े खड़े बेइज्जत कर दिया और रिश्ते से भी इनकार कर चुके हैं। इतना कहकर वो वहां रुके नहीं थे, बल्कि अपने कमरे में चले गए, जबकि जावियार हैरानी से अपनी मां की जानिब देखने लगा। आप बताएं ना, उसके अब्बा ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि डैड इतने गुस्से में है? क्या तुम कान से बहरे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक वो और उनकी बेटी अभी इस वक्त इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। जावियार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। इससे ज्यादा वो किसी लड़की के साथ सीधे तरीके से पेश नहीं आ सकता था। अब तक उसने बहुत आराम से उसे बताने की कोशिश की थी कि पहली नजर में वो उससे मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन वो इसे शायद गली मोहल्ले का कोई उबाश लड़का समझ बैठी थी, जो उसके वालिदैन की भी बेइज्जती करके भेज दिया। वो मुझे इनकार करेगी? आप जानती है ना मॉम, मेरे पीछे कितनी लड़कियां दीवानी हैं। उसकी इतनी हैसियत कि जावियार शाह के मुकाबिल खड़े हो, उसकी औकात ही क्या है? आज खड़े खड़े उसे घर से बाहर निकाल दूं। जावियार शाह ने पूरा कमरा तहस नहस किया था। एक मामूली नौकरी पेशा लड़की वानिया, जो उसके ऑफिस फंड की दरख्वास्त लेकर आई थी, जिसे वो पहली नजर में पसंद कर चुका था। मैं तो कहती हूँ उसे अपनी नौकरी से निकाल बाहर करो, बल्कि फंड की किस्तों की भरपाई भी जरूर करना। बाप की टांगें काम नहीं करती, लेकिन जुबान मुकम्मल काम कर रही थी। अपनी बेटी का
ऐसे दिवा कर रहे थे। वो सोच में पड़ गया कि कैसे मिस वानिया को घुटने टेकने पर मजबूर करे। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है, मैं खुद तुम्हारे लिए इससे बढ़कर रिश्ता देखूंगी। लड़की भी ऐसी होगी, बल्कि इससे ज्यादा खूबसूरत होगी। उसकी माँ दिल को तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें करने लगी। मॉम, अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो सिर्फ वानिया होगी। वानिया के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। उस लड़की को खुद पलटकर मेरे कदमों में आकर गिरना होगा। मिसिस शाह ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे कड़वा बादाम उनके दांत के नीचे आ गया। मेरी बला से जो मर्जी करो, लेकिन मैं और तुम्हारे डैड अब उस लड़की के घर पर नहीं जाएंगे। पहले ही तुमने जिद करके हमें अपने से लो स्टैंडर्ड लोगों के घर भेज दिया, और फिर मजे की बात, उन्होंने हमें अच्छा खासा जलील भी किया। गुस्से में वो 4 बातें ज्यादा ही बोल गई थी। असल बात तो ये थी कि वानिया के वालिद ने उन्हें बहुत इज्जत से इनकार किया था, बल्कि माजरत भी की थी कि वो उनकी दिलजोई नहीं कर पाए। जावियार सिगरेट के कश पर कश लगाने लगा। वो जिंदगी की बेराह रवी से निकलकर सीधे रास्तों पर आने का सोच रहा था। वो वानिया के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार था। पहले दिन से वो लड़की उसकी आंखों को भा गई थी। हर मुमकिन तरीके से उसने वानिया के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश की थी, बल्कि उसके बाप के इलाज के लिए कई फंड भी दे चुका था। मिस वानिया, अब तुम्हें दूसरी जबान में समझाना ही होगा। जावियार शाह कभी तुम्हारी जिंदगी से निकल नहीं सकता। उसकी वजह से वानिया के अब्बा काफी डिस्टर्ब रहे थे। उसने सोच लिया था कि अपने लिए किसी और नौकरी का इंतजाम कर लेगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी मजीद नौकरी नहीं करेगी। अब जावियार शाह का बर्ताव उसके बस से बाहर हो चुका था। मुझे पता था जल्द ही तुम अपनी काबिलियत से सबको पीछे छोड़ दोगी। तुम कमाल हो। वो भी ऑफिस में दाखिल ही हुई थी कि कोमल उसे थामते हुए झूमने लगी। वानिया तो आज रिजाइन करने को यहाँ आई थी। कोमल को जावियार शाह के बारे में वानिया ने कुछ भी नहीं बताया था। इस मामले को वो यहीं दबा देना चाहती थी, ताकि मजीद कोई तमाशा न बने। क्या हो गया? कोमल की खुशी को देखते हुए वो खुद को पूछने से रोक ना पाई। बाकी सब भी उन दोनों की तरफ मतवज्जो हुए। मैं जानती थी तुम कर सकती हो। देखो, अंकल के इलाज के लिए अब तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत भी नहीं है। उसकी खुशी की इंतहा थी, और अच्छी सहेली की यही तो निशानी होती है कि वो दोस्त की कामयाबी पर खुश हो। मुझे खुद नहीं पता क्या कर दिया मैंने। तुम पागल लड़की, तुम सिलेक्ट हो गई हो। डीआर कंपनी ने तुम्हें सेलेक्ट किया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। तुम जानती हो, इसमें तुम्हारी तनख्वाह भी डबल इजाफा होगा। इतना तुम कभी एमबीए करके भी नहीं कमा पाओगी जितना अब तुम इस कंपनी के जरिए मिल जाएगा। तुम चाहो तो कुछ महीने पैसा जमा करके अंकल का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा सकती हो। शायद वो फिर से दोबारा से चलना फिरना शुरू कर दे। कोमल ने बोलना शुरू किया तो सांस लेने को ही रुकी। उसका बस न चलता था। वो वानिया का मुंह चूम देती, जबकि वो तो हक दक खड़ी थी। यकीनन ये उसके पांव पर जंजीरें डालने के लिए किया गया था। उसे एहसास दिलाया गया कि उसे इस पैसों की कितनी जरूरत है। वो उसे गोल्ड डिगर समझ बैठा था, जो पैसों के लालच में रुक जाएगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सामने वाला इतना शातिर मिजाज निकलेगा। वेट, 1 मिनट। शान दस्ती के सबूत जावियार शाह मुझे इस सीट के लिए मुंतखब किया, लेकिन मैं तुम्हें कोमल बताना चाह रही थी कि मैं ये नौकरी छोड़ने के लिए ही आ जाई हूँ, बल्कि मेरे हाथ में ये रिजाइन लेटर भी है। कोमल का सारा जोश ठंडा पड़ा। वो हैरत से मुंह खोलकर अपनी दोस्त को देखने लगी। लेकिन क्यों? तुम ही तो कहती थी कि नौकरी बहुत मुश्किल से तुम्हें मिली है, और अब इतनी अच्छी नौकरी को किस वजह से लात मार रही हो? अगर कोई मजबूरी भी है तो मुझे बता सकती हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहिए। कोमल, तुम्हारा मसला बताऊं क्या है? तुम बोलती हो तो रुकने का नाम नहीं लेती। मेरी बहन, मुझे बोलने का मौका तो दो। हाँ, बोलो।
وانیا اسے اوپر سے لے کر آخر تک سب کہانی بتانے لگی کہ کیسے اس بدتمیز انسان نے اسے تنگ کیا۔ زاویار شاہ نے سارے راستے بند کر دینا چاہتا تھا جو اسے وانیا سے دور کرتے ہو۔ وانیا کے بقول جسے لڑکی سے بولنے کی تمیز نہ ہو وہ اس شخص سے کیا ہی رشتہ بنائے گی۔ وہ گھمنڈی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی دولت کی بنا پر اسے کبھی انکار کر ہی نہیں سکے گی۔ اس نے وانیا حسن کو غلط ترازو میں تولنے کی کوشش کی ہے۔ وانیا اور باقی لڑکیوں میں یہی تو فرق تھا کہ اسے زاویار شاہ کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ سے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سر تمہارے گھر تک پہنچ چکے ہیں۔ انکل تو اس وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کومل بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وانیا کی بات کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ مجھے بتانے کا موقع ہی کب دیا ہے؟ مجھے لگا کہ میری اگنورنس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے، انہیں لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہوگی، لیکن شاید وہ مجھے ضد لگا چکے ہیں۔ ان کے والدین بھی رشتہ مانگنے کے بجائے زیادہ ہمارے گھر کی ہماری تذلیل کرنے کو آئے تھے، ہمیں ہماری حیثیت یاد دلانے کو آئے تھے۔ انکل نے بالکل ٹھیک کیا، تمہیں ان سے بھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ چلو اب اس نوکری کو خدا حافظ کہنے کا تمہارا وقت آ چکا ہے، جا کر ریزائن لیٹر مینیجر کو دے دو۔ میرے لیے دعا کرنا، اب مجھے معلوم ہے کہ جہاں بھی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جاؤں گی زاویار شاہ کی بدولت مجھے بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن ابا کے لیے میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گی۔ انہوں نے مجھے زندگی میں ہارنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ وہ ریزائن دینے کے لیے جیسے ہی مینیجر کے آفس کے اندر پہنچی تو وہاں پہلے سے شاہ موجود تھا۔ شاید وہ اس لڑکی کی فطرت کو اچھے سے جان گیا تھا، جانتا تھا کہ وہ پہلا سٹیپ کیا لے گی۔ آئیں ذہِ نصیب، مجھے امید تھی تم ریزائن دینے کے لیے اسی آفس کا رخ کرو گی، اسی لیے مینیجر صاحب کو آج میں نے چھٹی دے دی۔ کومل بھی اندھی ہے، اگر وہ دیکھ لیتی تو کبھی یہاں آفس کا رخ نہ کرتی۔ آپ اگر اس آفس کو 1 مہینے سے پہلے چھوڑیں گی تو آپ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو اوپر FIR بھی درج کی جائے گی کہ آپ نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کے خلاف کیس کروں گی۔ شوق سے کیس کرو، بلکہ کیس کے لیے پیسے بھی نکال لینا۔ اگر پولیس نے تمہاری بات سن لی تو میں بھی تمہاری داد کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں ضرور بجاؤں گا۔ وانیا نے سوچا وہ کس منحوس گھڑی تھی جو یہاں آ کر اس نے نوکری کا ارادہ کیا تھا۔ اس کا لٹکا چہرہ دیکھ کر کومل اور اس کے ابا نے دلاسا دیا کہ صرف 1 مہینے کی بات ہے، وہ آدمی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ مس وانیا میرے آفس میں آئیں فوراً۔ صبح سے وہ خود آفس میں آنے کی بجائے کسی نہ کسی کو بھیج دیتی۔ وہ ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر حکم سناتا۔ اب اٹھ کر کوٹ سٹینڈ پر پڑا اپنا کوٹ پہننے لگی تھی۔ ہمیشہ سے اس کی سیکٹری ہی اس کے لیے چائے بناتی رہی، لیکن آج پیون کافی رکھ کر جا چکا تھا۔ بیچارے پیون کو بھی اچھی خاصی سنا کر آفس سے نکال باہر کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آئندہ وہ اپنی ڈیوٹی کی خلاف ورزی کرتا دکھائی دیا تو اسے نوکری سے نکال دیں گے۔ وانیا صاحبہ ابھی تک آفس میں تشریف نہیں لائی تھی۔ اس سے برا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو ڈانٹ سننی پڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کو سخت بنا کر بیٹھی رہی۔ شاید ایسے تنگ آ کر وہ خود ہی آفس اور اپنی زندگی سے نکال دے۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی جہاں 4:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ آج کا دن خیر خیریت سے گزر چکا تھا، آئندہ بھی وہ یہی تماشے لگا کر رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر خود ہی ایک گہری سانس بھرتا ٹیبل پر سے اپنا موبائل اور کیز اٹھاتا وہ آفس سے باہر جانے کے لیے نکلا تھا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، وانیا بھی اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ مس وانیا، آپ ابھی بھی میری امپلائی ہیں اور بہتر ہے کہ امپلائی کی طرح رہیں۔ میں ورکرز جو سر پر بٹھانے کا قائل نہیں ہوں۔ اس کی آواز سے آفس میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ وانیا کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ کومل نے بھی سانس روک کر ان دونوں کی جانب دیکھا، صرف وہی اصل حقیقت جانتی تھی۔ لیکن سر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ایسی معصوم بنی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ مس وانیا، آپ اس کمپنی میں کس پوسٹ پر موجود ہیں؟
क्या आपको सब ड्यूटी मुझे बतानी पड़ेगी? सुबह से एक बार भी चक्कर नहीं लगाया। आपको क्या लगा आप इस खूबसूरती के बलबूते पर यहाँ ऐश करेंगी? उसकी आवाज इतनी संजीदा थी कि सब लोग मुड़कर वानिया को शक भरी निगाहों से देखने लगे। अपनी बेइज्जती पर उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन खुद को रोने से कंट्रोल रखा। उस शख्स को अपनी कमजोरी दिखाकर राहत नहीं पहुंचा सकती थी। क्या पूछा है मैंने? मिस, आप यहाँ किस ड्यूटी के लिए लाई गई हैं? कुछ को वानिया का कसूर नजर आया कि ये लड़की शायद सर के आगे नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। सुबह से ऑफिस का गर्म माहौल भी इसी लड़की की वजह से था। जितने लोग जावियार शाह से बेइज्जत हो चुके थे, उन्हें वानिया की बेइज्जती अच्छी ही लगी। आपकी सेक्रेटरी, बज़ाहिर सभी अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर कान उन्हीं दोनों की जानिब थे। उसी वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। वानिया से बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही तो उसे ये नौकरी दी गई थी, और हर बात पे वो उसे अजीब किस्म का टॉर्चर करता था। उसके ठीक काम में भी हजार गलतियां निकाल देता था। एक बार ये महीना तेजी से गुजर जाए, फिर इस शख्स की शक्ल नहीं देखनी। अभी खुद को शांत रखना होगा, वरना ऑफिस में मजीद तमाशा बन जाएगा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए, मिस वानिया, ये आपकी लास्ट वार्निंग है, वरना आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी पर मामूर कर दिया जाएगा। वो उसे सख्त निगाहों से घूरने लगा। देखो कैसी चालाक लड़की है, अभी भी सर को एटीट्यूड दिखा रही है। इसको तो यहां से फारिग कर देना चाहिए। जावियार सर को पर्सनल सेक्रेटरी की कमी थोड़ी है। एक लड़की जो शुरू से ही वानिया से जेलिस थी, जल्दी से अपने अंदर की भड़ास निकालने लगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जावियार शाह आपसे ज्यादा अपने ऑफिस के बारे में फिक्रमंद है। आपने वो कहावत नहीं सुनी, जिसका काम उसी को साजे? कोमल ने उन्हें अच्छे से चुप करवा दिया। अपने दोस्त के खिलाफ किसी को जबान खोलते कैसे देख सकती थी वो? और ये तो दोस्ती की निशानी है कि आप अपने दोस्त को डिफेंड करें। बहुत मुश्किल से डांट डपट के साथ 1 महीना गुजारा था, बल्कि रोज जावियार शाह का एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता था। कभी वो इतना मेहरबान हो जाता कि बाप के इलाज के लिए जल्दी छुट्टी दे देता, और किसी दिन ऐसी सख्ती आती थी कि पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जत कर देता। रात के खाने में जब वानिया के अब्बा ने बताया कि कुछ लोग वानिया को देखने के लिए आ रहे हैं, तो उसने बहुत हंगामा खड़ा किया। आप जानते हैं ना, ऐसी हालत में आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर भी आपने सोच कैसे लिया कि आप मेरा रिश्ता कहीं तय कर देंगे? कहीं जावियार शाह ने आपको कोई धमकी तो नहीं दी, या फिर उसके डर से आप मेरी शादी करने का सोच रहे हैं? वो रोने वाली हो चुकी थी। इसी महीने तो उसकी नौकरी खत्म हुई थी और अब आगे नई जगह जॉब इंटरव्यूज दे रही थी। कोई भी ससुराल खर्चे बर्दाश्त ना करता, बल्कि शौहर को चुभने लग जाता अगर लड़की बाप या मां पर पैसा खर्च करे। क्या तुम्हें अपना बाप इतना कमजोर लगता है? किसी की धमकी में आकर तुम्हारी शादी कर दूंगा? वो रोने वाली हो चुकी थी कि अचानक से उसको शादी का ख्याल कहाँ से आ गया। कल तक तो उनके लिए छोटी सी गुड़िया थी। दुनिया के सामने वो जितनी भी मजबूत और बाहिम्मत सही, लेकिन अपने बाप के आगे वो छोटी गुड़िया बन जाती थी। क्यों कर रहे हैं फिर मुझे खुद से दूर? ये रिश्ता बहुत अच्छा है, वो लोग भी बहुत शरीफ हैं, बहुत पहले से मुझे जानते हैं। आपके ऊपर से जरा सी निगाह हटाई जाए तो लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। इलाज करवा तो रहा हूं और दवाई भी टाइम पर खाता हूं। जब अल्लाह ने सेहत देनी होगी तो दे देगा। अब क्या तुम मेरी वजह से सारी जिंदगी इधर बैठी रहोगी? इसमें बुराई की ही क्या है? मैं कौन सा आप पर बोझ हूं? तुम मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे इरादों से फेर नहीं सकती। अगर बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो चुपचाप इतवार को तैयार हो जाना। बगैर कुछ बोले वो अपने कमरे में आ गई। बाप से बहस करने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी आजकल वो बीमार रहते थे। अगर उन्होंने ये सोच समझकर फैसला किया है तो इसमें उसकी कोई बेहतरी होगी। दिल को डर था कि कहीं जावियार शाह दरमियान में टांग ना अड़ा दे। अगली इतवार वो लोग घर आए और उन्हें वानिया भी पसंद आ चुकी थी। बल्कि जाते वक्त उन्होंने 5,000 का नोट वानिया के हाथ में रख दिया। इकलौते बाप की इकलौती बेटी थी, ऊपर से जॉब करके कमा रही थी।
बाप भी जिंदगी के आखिरी मराहल में था। बुड्ढे के मर जाने के बाद ये सारे पैसे वानिया के ही तो होंगे। वानिया को वो लोग कुछ खास पसंद नहीं आए थे, लेकिन फिर भी अपने बाप की खुशी को देखते हुए वो खामोश रही। जावियर शाह के होते हुए उसकी जिंदगी में कैसे सुकून हो सकता था? वो अपने रिश्ते की वजह से परेशान थी और अब आदमी ने नींदें उड़ा दी थी। वो जिस वक्त रेस्टोरेंट पहुंची तब दोपहर के 2 बज रहे थे। बहुत ज्यादा कुफ्फत का शिकार थी, क्योंकि उसके पास ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। क्या जिंदगी ने पहले उसे जख्म भी दिए थे कि एक नई मुसीबत का चैप्टर भी जावियार शाह की सूरत में खुल चुका था? दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए उसने मुतलाशी निगाहों से पूरे रेस्टोरेंट का जायजा लिया। जब एक टेबल पर निगाह ठहरी तो दिल में खुद को तैयार करने लगी कि यहाँ वो खास मकसद के लिए आई है। ऐसे शख्स के मुंह लगकर अपना मकसद नहीं भूलेगी। यकीनन वो अपनी बातों से उसे तैश दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। गहरी सांस खारिज करती, खुद को हिम्मत के सबक पढ़ाती, वो कदम उस टेबल की जाने बढ़ा गई। उसे फिर झूठ बहुत तरीके से गाइड किया गया था, क्योंकि मैनेजर सर ने कहा था कि वो वहां किसी डेलीगेशन से मीटिंग करने आया था। लेकिन इस टेबल पर सवाए उसके किसी और शख्स का नामो निशान तक न था। उसे मैनेजर पर जरा गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उस आदमी ने खासी आंखें दिखाकर झूठ बोलने का हुक्म दिया होगा। तो वो अकेला वहां बैठा क्या कर रहा था? खुद से उलझती उसके टेबल तक पहुंची थी। अभी अपने अब्बा के लिए उसे फिजियोथेरापिस्ट को ढूंढना था। शाह गुस्से से अपनी घड़ी को देखा। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो उसे इंतजार करवाए, वरना जिन लड़कियों को शाह से मिलना होता था वो खुद अपने वक्त से आधा घंटा पहले पहुंचती। ये अपने मियार की अलग लड़की थी। अब तो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका था। कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई भी बाकी नहीं रही थी जिसकी बुनियाद पर वो ऑफिस में मजीद ड्यूटी लगाती। 1.5 घंटा लेट हो आप। यहाँ से तुम्हारी कंपनी का फासला बमुश्किल 10 मिनट का है। बिना मुड़े वो उसकी खुशबू से ही उसे पहचान चुका था, और हस्बे आदत गुफ्तगू की शुरुआत तंज भरे जुमले से ही हुई थी। अपनी घड़ी की सुई को देखते हुए जानता था कि वो लड़की जानबूझकर उसको इंतजार करवा रही है। ऑफिस में और भी बहुत से काम होते हैं। मुझे सिर्फ यही ये काम नहीं है कि कब आप कॉल करें और कब मैं दौड़ी चली आऊं। पहले आपके ऑफिस में भी मुलाजमत कर चुकी हूं। कितनी बार ही आपने मेरे कहने पर मुझे जल्दी छुट्टी दे दी थी, वो भी बिना कोई लिहाज किए हिसाब बेबाक कर गई थी। शाह ने सताइशी अंदाज में अब्रू उचकाकर उसे देखा, गोया उसकी हिम्मत को दाद दे रहा हो। ठीक है, ठीक को गलत और गलत को गलत बोलना जानती थी। वो दुनिया में वाहिद ऐसी लड़की थी जो जावियार शाह की चापलूसी नहीं करती थी। उसे सुधारने का हुनर सिर्फ उसके पास था। हालांकि हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे काम के लिए इकट्ठे हुए। मेरा तुमसे अब कोई मतलब नहीं रहा। गहरी निगाह उसके सरापे पर डालता वो मायने खेज लहजे में बोला था। ऐसी नजरें फेरी जैसे वो उससे कोई सरोकार ना रखता हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर जावियर शाह, वो कंपनी मेरे नाम पे नहीं है। मैं वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं। लेकिन आपने एक प्रोजेक्ट को इतना लंबा लटका लिया है कि मजबूरन उस फाइल पर साइन लेने के लिए मुझे यहां आना पड़ा। तीखी निगाह उस पर डालती वो मुद्दे पर आई थी, लेकिन इससे पहले कि जावियर शाह की जानिब से कोई जवाब मिलता, वेटर उनकी मेज पर खाना सर्व करने लगा। जावियर शाह ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, जैसे जलती पर तेल का काम किया हो। वो बेजार सी वेटर के जाने का इंतजार करने लगी, लेकिन ये इंतजार काफी तवील हो चुका था, क्योंकि उसे अपने घर वापस भी जाना था। अब्बा उसके इंतजार में बैठे होंगे। उसका एक ही मतलब है, वो पुरसकून लहजे में बोला और अपने खाने का ऑर्डर देने लगा। आप जब मेरा इंतजार कर रहे थे तब भी खाना खा सकते थे। क्या ये खाना आप बाद में तनावल फरमा लेंगे? दांत पीसते हुए खुद को नर्म रखने की कोशिश की। क्या तुम्हें बचपन में किसी ने ऐसी तमीज नहीं सिखाई कि खाने के दौरान दरमियान में बोलते नहीं हैं? खासी लापरवाही का मुजाहिरा करता वो स्टेक पर स्टेक फंसा कर खाने लगा, जैसे उस वक्त खाने से जरूरी कोई और काम ना हो।
تو کھانے کا شغل آپ میرے آنے سے قبل پورا کر لیتے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ وقت میں اپنے بابا کے ساتھ گزارتی ہوں، انہیں میری کتنی ضرورت ہے۔ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورتی وہ تلخ ہوئی۔ مس وانیا، کیا آپ کو نہیں علم کہ میرا کھانا کھانے کا ایک فکس ٹائم ہے اور میں اپنے فکس ٹائم پر کھانا کھاتا ہوں؟ اگر آپ کو اپنی فائل پر سائن چاہیے تو بیٹھ سکتی ہیں، میں کھانا کھا کر ہی آپ کے سائن کروں گا۔ ویسے بھی آپ نے بول کر مزہ سارا خراب کر دیا ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اوپر سے نیچے تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ضبط کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی، یہاں سے جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے، اور اپنے باپ کو معذرت کا ایک میسج کرتے ہوئے وہ وہاں پر رک گئی۔ آپ کے سائن۔ جب وہ کھانا کھا کر آرام کر چکا تو فائل آگے کی۔ ہاں یہ لو سائن، تو بھی میری دریا دلی کو یاد رکھو گی۔ وانیا نے بغیر شکریہ ادا کیے وہاں سے چیئر کھسکائی اور باہر نکل گئی۔ آپ بھی گھر بھی جانا تھا۔ اگلے ہفتے اس کے باپ نے سادگی سے نکاح رکھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ دماغ کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ مس وانیا، آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تیار رہیے گا۔ وانیا اس کے لہجے اور بات کو برے طریقے سے نظر انداز کر گئی۔ تم اپنی شادی کی اطلاع مجھے اتنی دیر سے دے رہی ہو؟ کیا میں تمہاری اچھی دوست نہیں ہوں؟ کومل تو ابھی تک شوق میں تھی کہ وانیا اچانک شادی کرنے کا خیال کیسے لے آئی۔ میری بہن، میری بات تو سن لو، مجھے خود اپنی شادی کی اطلاع کل ملی ہے۔ اب وہاں اچانک جلدی کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ اپنی زندگی میں یہ فرض ادا کر دیں۔ اس کے حال میں انہیں منع بھی نہیں کر سکتی۔ تم میری سب سے بہترین دوست ہو، اس لیے صرف تمہیں بتا رہی ہوں، تمہارے علاوہ مجھے کسی کی شمولیت نہیں چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کے مسئلے سلجھانے لگی۔ ویسے بھی اتنی اچھی دوست کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار شاہ کو جب اس کی شادی کے بارے میں علم ہوگا تو کہیں وہ نئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ وانیا جو اپنے نکاح کی تیاریوں میں مگن تھی، نہ جانتی تھی کہ زندگی نیا موڑ لینے والی ہے۔ صبح سے ساری تیاریاں اس نے اکیلے نے کروائی تھیں۔ ابا بھی لڑکوں پر برس رہے تھے کہ جلدی سے سجاوٹ مکمل کر دو۔ کومل نے کھانے پکانے کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھا لی تھی۔ زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ محلے کے چند معزز لوگ شامل تھے اور باقی لڑکے والوں کی طرف سے کوئی خاص لوگ آئے تھے۔ تم بھی جا کر تیار ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ لڑکے کی برات سر پر ہو اور تم ابھی تیاری کر رہی ہو۔ ابا میں بس تیار ہونے جا رہی ہوں، پہلے آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ تیاری کر لیں۔ کومل نے بھی ابھی تیار ہونا ہے۔ ایک پیپر پر اس نے ساری تیاریاں کی تھیں۔ زاویار سچی کہتا تھا کہ آج کے زمانے میں اس جیسی لڑکی کا ہونا بہت مشکل تھا۔ سب کام مکمل وقت پر ہو گئے تھے، بلکہ وہ لوگ دلہے کا انتظار کرنے لگے۔ وانیا کا دل گھبرائے جا رہا تھا، شاید اس نے زاویار شاہ کی سوچوں کو سر پر سوار کر لیا تھا۔ کومل ان کی آمد کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے بہت اچھے سے ویلکم کیا اور موجودہ کرسیوں پر بٹھانے لگی۔ انہیں وہ لوگ بہت بناوٹی سے لگے، کیسے اوپر اوپر سے خوش ہونے کا ناٹک کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، ہمیں آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے، اگر اکیلے میں کچھ وقت مل جائے تو بہتر ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں نکاح خواہ آنے سے پہلے یہ معاملہ طے ہو جائیں۔ جی ضرور۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ ہمیں لالچی مت سمجھیے گا، لیکن لڑکے والوں نے ہونے کے باوجود ہم نے کسی قسم کی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، ورنہ تو لوگ رسومات میں ہی لڑکی والوں کا لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ گھر ہمارے بیٹے کے نام کر دیں۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی نے شادی کر کے تو ہمارے گھر ہی آنا ہے۔ آپ کی زندگی بھی تو ابھی 4 دن کی رہ گئی ہے، سب آپ کی بیٹی کا ہی تو ہوگا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ میری بیٹی کو پسند کر کے گئے تھے، آپ نے تو میری بیٹی سے رشتہ جوڑنا ہے۔ ایک مکان کی بات سن کر آپ اتنے صدمے میں چلے گئے ہیں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کی خاطر کیا کچھ کر ڈالتے ہیں۔ پیسے بھی وہ مکان آپ کی بیٹی کا ہی ہونا تھا۔ اب جب میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے تو داماد کے نام کرنے میں برائی کیسی؟ دیکھیے بہن، میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں کرنا چاہتا تھا جو صرف میری بیٹی سے محبت کریں، انہیں ارد گرد کی چیزوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔
اب آپ نے گھر کی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو وہ گھر میں اپنی بیٹی کے نام پہلے سے کر چکا ہوں۔ نکاح کر کے اس نے آپ کے گھر ہی جانا ہے، آپ کے گھر میں ہی آنا ہے۔ پھر اس چیز سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا کہ داماد کے نام ہو یا بیٹی کے نام۔ وانیا کے ساس سسر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کومل ساری بات سن کر وانیا کو بتانے چلی گئی تھی۔ ایسے لوگوں میں رشتہ کرنے کا کیا فائدہ؟ دراصل آپ خاصے کنجوس واقع ہوئے ہیں، بیٹی کو کچھ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ سوچ لیں، اگر آپ نے یہ مکان میرے بیٹے کے نام نہیں کیا تو ہم بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی اصلیت دکھانے کا سوچا۔ آپ کو روکا کس نے؟ آپ بارات لے کر واپس جا سکتے ہیں، بلکہ میری طرف سے اب آپ کو انکار ہی سمجھے۔ لوگوں کو بھی تو پتا چلے کہ آپ نے اپنے شریف چہرے کے پیچھے کیسا لالچی روپ چھپا رکھا ہے۔ انہیں برا بھلا کہتے وہ لوگ واپس مڑ گئے تھے۔ ویسے بھی معاشرے میں یہ اصول ہے، لڑکی کی برات ایسے واپس مڑ جائے گی تو الزام لڑکی کو ہی دیا جاتا ہے۔ وانیا کے ابا دل پکڑ کر بیٹھ گئے، جانے ان کی بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا جانا تھا۔ زاویار افراتفری میں بھاگتا ہوا جلدی سے وہاں پہنچا۔ اسے ابھی اپنے خاص آدمی سے معلوم پڑا تھا کہ وانیا کی شادی ہے۔ وہ ایسا بے خبر کیسے ہو سکتا تھا؟ تو تم بھی میرا تماشا دیکھنے کو یہاں آ گئے ہو؟ مبارک ہو، میری بارات بغیر مجھے لیے واپس جا چکی ہے، بلکہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا۔ تمہیں مجھ پر ہنسنا ہے؟ مذاق بنانا ہے تو بنا سکتے ہو۔ کس کا غصہ وہ کس پر نکال رہی تھی؟ کومل نے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا اس کو چھوڑ دو، وانیا روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ آپ اگر مجھ پر اعتبار کریں تو میں ابھی اسی وقت وانیا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کو رضامند کر لوں گا۔ ولیمہ کافی شاندار ہوگا اور ان کی شمولیت بھی یقینی ہوگی۔ وانیا کے اندر چلے جانے کے بعد وہ وانیا کے باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف تو نہ دو گے؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو وانیا کے نکاح کا سن کر یوں دوڑا نہ چلا آتا۔ میں کب اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا مجھے خود علم نہیں تھا۔ میں عزت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن تب آپ رضامند نہیں ہوئے، اور اب اللہ نے شاید یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ صرف میرے لیے بنی ہے۔ کومل جا کر وانیا کو تیار کرو، اسے کہو یہ اس کے بابا کا حکم ہے۔ خاموشی سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، بلکہ وانیا تو کچھ زیادہ ہی چپ ہو گئی تھی۔ زاویار کی خوشی دیکھنے لائق تھی، اس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ وانیا کا دل کہنے لگا کہ اگر یہ آدمی اس سے محبت نہ کرتا ہوتا تو آج نکاح کے بجائے اس کا مذاق بنا کے چلا جاتا، وہ بھی اس کی ایسی ہی تذلیل کرتا جیسی دوسرے لوگوں نے کی ہے۔ گاڑی شاہ ولا کی طرف دوڑ رہی تھی۔ پہلے ہی کال کر کے وہ اپنی والدہ کو بتا چکا تھا۔ پہلے تو اس کے والد نے ہمیں ذلیل کر کے نکال دیا تھا، اب مہرانی کا رشتہ کس طرح ہمیں دے دیا؟ موم پلیز تمیز سے بات کریں۔ اب یہ لڑکی میری بیوی ہے اور آپ اسے ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہوگا جیسے آپ اپنی بہو کو کرتی ہیں۔ وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا، اور یہی نہیں، شادی کے اگلے کچھ مہینوں میں وانیا نے کے آگے واضح ہو گیا تھا کہ زاویار شاہ اس کی مکمل ڈھال بن چکا تھا۔ نہ صرف وہ خود اس کی عزت کرتا تھا، بلکہ اپنے والدین کو بھی اس بات پر آمادہ کر چکا تھا کہ اب وہ ان کی بہو ہے۔ اس کی عزت کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تمہارا اس دن میرے سے نکاح کرنے کا شکریہ۔ اگر ہم دونوں نہ مل پاتے تو میں کبھی تمہاری اصل محبت کو پہچان ہی نہیں سکتی تھی۔ تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کو میرے کان ترس گئے۔ شکر ہے مسز، آپ کو اس زندگی میں احساس ہو گیا کہ میں آپ سے اصل محبت کرتا ہوں۔ اس کی شرارت پر دونوں آپس میں کہے لگانے لگے۔ آگے زندگی انہی مسکراہٹوں کی منتظر تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔